एडवांस ऑफ अकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो 2000 क्लास सीरीज चल रही है, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में पहले हमने यूरोपीय शक्तियों का आगमन पढ़ा था कि भारत में किस प्रकार से यूरोपीय शक्ति आई है, और मोस्टली मैंने आपको एक पॉइंट बताया था। तो आज की दूसरी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे समझने की प्रयास करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक ये रहेगा कि जो एक देश पड़ता है, जिससे जो एक राज्य है जिसका नाम है बंगाल। बंगाल का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, कि बंगाल जो है किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आया है, साम्राज्य में विलय। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि बंगाल का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कैसे हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से 100% क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में, चाहे दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, पीसीएस हो, एवरी एग्जाम, सब एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन मिलता है। हम शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा और बेसिक से लास्ट मोमेंट समझाऊंगा। और अगर आपने आज बंगाल पढ़ लिया तो मेरा यह विश्वास है कि ऐसा यूट्यूब की दुनिया में आपको इतना अच्छे से बंगाल क्लियर नहीं हो पाएगा जितना आज हो जाएगा। देखो, सबसे पहले समझते हैं हम बंगाल, जिसे हम पढ़ने वाले हैं, ये बंगाल है। देखो, जो बंगाल था उस समय का, अंग्रेजों का टाइम का बंगाल था। उस बंगाल में एक तो कहते हैं कि पश्चिम बंगाल आता था, पश्चिम बंगाल के साथ उसमें बिहार था, बिहार के साथ देखा जाए तो उसमें उड़ीसा आता था, और उड़ीसा के साथ में देखा जाए तो उसमें एक जो देश है बांग्लादेश। इन सभी क्षेत्रों का, चारों क्षेत्रों को कंबाइंड रूप से प्राचीन समय बंगाल बोलते थे। क्या बोलते थे? बंगाल। देखो, बंगाल की स्थिति समझने के लिए हमें कुछ बातें समझनी होगी और इस बात को हम समझेंगे थोड़ा मैप से। देखो ध्यान से, कहते हैं कि जो हमारा भारत का मैप है, उस भारत में बड़े ध्यान समझना आप लोगों सभी को, कि जो हमारा भारत है, इस भारत में जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर मुगल सम्राट होते थे। कौन सम्राट होते थे? मुगल सम्राट। और मुगल सम्राट जगह जगह क्षेत्र पे, पूरे भारत पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था। चाहे अवध में किसी को बैठाना हो, लखनऊ में बैठाना हो, दक्षिण में बैठाना हो, या फिर कहते हैं बंगाल में बैठाना हो, तो मुगल सम्राट का यह काम था कि वो हर क्षेत्र में बैठाया करते थे। तो कहते हैं कि एक बार मुगल बादशाह, जो मुगल बादशाह है औरंगजेब है। कौन है? औरंगजेब। मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक व्यक्ति को, कहते हैं कि बंगाल में बैठा दिया। कहा कि मैं देख, बंगाल दिल्ली नहीं जा पाऊंगा, तेरी लोकल गवर्नमेंट है, तू बंगाल में आज कर, तू बंगाल में काज कर। जो जिस व्यक्ति को बैठाया उस व्यक्ति का नाम था, कहते हैं वो सूबेदार बनाए गए। एक को बना सूबेदार अजीम उसान खां, अजीम उसान शाह, और दूसरा बनाया मुर्शिद कुली खां। देखो, कहते हैं कि इन्होंने बंगाल के अंदर दो व्यक्तियों को दो पद दिए, एक को दीवान बनाया और एक को सूबेदार बनाया। कहते कि जो सूबेदार बनाया था वो बनाया था, दीवान जो बनाया था मुर्शिद कुली खां को, मुर्शिद कुली खां, और जो सूबेदार बनाया वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसका नाम था अजीम उसान। क्या नाम था? अजीम उसान। हाँ, इसे सही करते हैं तो ये अजीम उसान होता है, अजीम उसान। ये दो पद दे दिए और कहा कि बंगाल में डेली नहीं जा पाता तो बंगाल का राज आप कीजिए। देखो सुना बेटा, बंगाल पे जो सूबेदार बनाया वो अजीम उसान को बनाया गया, और जो दीवान है मुर्शिद कुली खां को बनाया गया। और ये बनाया था औरंगजेब ने, क्योंकि औरंगजेब दिल्ली में रहता था और देश के हर कोने में औरंगजेब शासन कर पाए ऐसा संभव नहीं था। तो इसलिए इस बंगाल के अंदर की व्यवस्था को देखने के लिए एक व्यक्ति बनाया गया जो दीवान था, जिसका नाम था मुर्शिद कुली खां। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर कहते हैं कि 1917 के आसपास औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल राजा बनता है जिनका नाम है फर्रुखसियर। क्या नाम है? फर्रुखसियर। और जब ये राजा बनते हैं तो ये कहते हैं राजा बनते साथ ही कि भाई मुर्शिद कुली खां, तो सूबेदार भी बन जा बंगाल का, और सूबेदार और दीवान दोनों का प्रसाद मुर्शिद कुली खां, फर्रुखसियर जो मुर्शिद कुली खां को दे देते हैं। तो बड़ी बात है कि फर्रुखसियर ने मुर्शिद कुली खां को, कुली खां को सूबेदार नियुक्त कर दिया, सूबेदार बना दिया। और जैसे ही सूबेदार बनाया तो मुर्शिद कुली खां के हाथ में एक पावर आ गई
एक वो आ गया। अब मुर्शिद कुली खां ने कहा कि भाई मैं अपने अनुसार जो अब शासन करूंगा। ये किसने कहा? मुर्शिद कुली खां ने। तो कहते हैं कि मुर्शिद कुली खां को जो बंगाल में सूबेदार बनाया था वो फर्रुखसियन ने बनाया था। किसने बनाया था? फर्रुखसियन ने। आगे समझते देखो ध्यान से, बड़ ध्यान से। फर्रुखसियन ने इसको बना दिया। अब मुर्शिद कुली खां जो है बंगाल का प्रथम शासक बन गया। भाई भाई इसने क्या देखा? इसने देखा कि फर्रुखसियन जो है वो अपनी लड़ाई में व्यस्त है, तो उसको टैक्स देना। ध्यान से देखो, ध्यान समझना। देखो देखो, कहते हैं कि यहां पर जो बैठा है उसका नाम है मुर्शिद कुली खां, जो कि बंगाल का सूबेदार है। अब उसे टैक्स देना था किसको? औरंगजेब को। अब बड़ी बात यह है कि औरंगजेब तो मर गया है, तो औरंगजेब जब मर गया है तो राजा बना है फर्रुखसियन, और फर्रुखसियन एक कायर राजा है। और कायर राजा होने के कारण मुर्शिद कुली खां को लग रहा है बंगाल को कि मैं दिल्ली पैसे क्यों भेजूं भाई, जब दिल्ली का राजा इतना ताकतवर नहीं है कि वो अच्छे से राज कर सके, तो मैं उसको पैसे क्यों भेजूं। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए मुर्शिद कुली खां जो है बंगाल का प्रथम शासक बन गया, और इसने कहा कि बंगाल अब स्वतंत्र है और बंगाल का अब मैं राजा हूं। तो ये कहते हैं कि बंगाल का जो प्रथम शासक है उनके नाम थे मुर्शिद कुली खां। अब देखो बंगाल की समृद्धि के लिए मुर्शिद कुली खां कुछ काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहते हैं कि ये कुछ सुधार करता है। सुधार करता है किसानों के लिए। कहते हैं कि मुर्शिद कुली खां किसानों के लिए कुछ सुधार करता है, और जब ये सुधार करता है तो ये किसानों के लिए तकाव कौन सी तकावी ऋण प्रदान करता है। तकावी ऋण का मतलब है किसानों को ये पैसा देता भाई, किसानों की सहायता करता है, ठीक है, ताकि मेरा जो बंगाल है वहां के जो किसान है वो समृद्ध रहे, खुश रह सके। दूसरी बात कहते हैं कि ये ढाका से मुर्शिदाबाद 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 राजधानी बनाता है। बात क्लियर है? जो ये अपनी राजधानी है वो ढाका से मुर्शिदाबाद बनाता है, और कहता है कि बंगाल में अब जो है अच्छा शासन चलेगा और बंगाल में मैं काम करूंगा। लेकिन दिक्कत क्या है बेटा? दिक्कत क्या है? दिक्कत है एक चीज इसके लिए जो मुर्शिद कुली खां है, इसके लिए। किसके लिए? बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक मुर्शिद कुली खां। महत्वपूर्ण काम, तकाती ऋण प्रदान किए किसानों की सहायता के लिए, ढाका से राजधानी बनाई। लेकिन इसके लिए जो सर दर्द है बेटा, मुर्शिद कुली खां का जो सिर दर्द है वो केवल एक बात को लेकर है। पता क्या बात है वो? ध्यान सुना। कहते हैं कि जिसको इसने बंगाल में बैठाया था उस व्यक्ति का नाम था मुर्शिद फर्रुखसियन। क्या नाम था? फर्रुखसियन। कहते हैं कि फर्रुखसियन ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ये अधिकार दिया था कि बंगाल में वो व्यापार कर सकती है। क्या कर सकती है? व्यापार कर सकती है। बंगाल में वो व्यापार कर सकती है, और व्यापार कर सकती है तो टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये थी बेटा। तो बड़ी बात इस सरदर्द ये थी कि कंपनी को फर्रुखसियन द्वारा दिए गए अधिकार, जो फर्रुखसियन ने कंपनी को अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को हम मेगना कार्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेगना कार्टा। देखो जो अधिकार है ना उन्हें मेगना कार्टा बोला, तो इसने मेगना कार्टा दिया। कहते कि फर्रुखसियन ने मुर्शिद कुली खां ने बहुत प्रयास करा कि बंगाल की स्थिति सुधार ले, बंगाल की स्थिति सुधार ले, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ही बंगाल में व्यापार कर रही थी बड़े स्तर पे, इसने सुधारने नहीं दिया है। और जब सुधार नहीं दिया तो बेचारा मुर्शिद कुली खां मर गया। और जैसे ही मुर्शिद कुली खां मर गया तो उसी बीच कहा जाता है कि फिर एक दूसरा राजा बना। सेकंड नंबर का तो मुर्शिद कुली खां हो गए, दूसरे राजा बने जिनका नाम था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां कौन राजा बन गए हैं? अलीवर्दी खां। ध्यान से देखो, जो अलीवर्दी खां हैं ये राजा बन चुके हैं, और अलीवर्दी खां का मानना यह था कि यदि बंगाल की जनता समृद्ध और सुखी होगी तो मेरा भी भला होगा। तो लेकिन जब दिक्कत यह थी कि जैसे ये राजा बनता है उसी प्रकार से मुर्शिद कुली खां का एक व्यक्ति इससे कहता है अलीवर्दी खां से कि तू राजा कैसे बन गया? राजा तो मुझे बनना था भाई, राजा तो मुझे बनना था। तो कहते कि उससे फिर से युद्ध लड़ना पड़ा। जो व्यक्ति था उसका नाम था सरफराज। तो इसने मुर्शिद अलीवर्दी खां ने एक युद्ध लड़ा बेटा, गिरैया का युद्ध। कौन सा? गिरैया का युद्ध। और यदि कोई पूछे कि गिरैया का युद्ध कब हुआ है,
1740 में हुआ है। किसके बीच में? सरफराज के बीच में, सरफराज। और कहते हैं दूसरे व्यक्ति थे अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां। और बड़ी बात यह है कि उस युद्ध में सरफराज जो है हार गया और अलीवर्दी खां जो इसमें विजय हुए। और जब ये विजय हो गए, इसका मतलब ये जीत गए। तो विजय होने के बाद कहते हैं कि अब तो इन्हें कोई डाउट ही नहीं है कि भाई अब मैं बंगाल का राजा हो गया। तो इन्होंने दो काम महत्वपूर्ण किए। कहते हैं महत्वपूर्ण काम क्या किया? पहले तो इन्होंने कहा कि जो अलीवर्दी खां था वो मुगलों को कुछ पैसा देता था। इन्होंने सबसे पहला बात ये करी अलीवर्दी खां ने कि मुगलों को, दिल्ली को मतलब मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया, देना बंद कर दिया। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई इसने कहा कि अब मैं मुगलों को कोई पैसा नहीं दूंगा, मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात करी अलीवर्दी खां ने वो ये थी कि अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से कर दी, मक्खी से कर दी। कैसे करती वो सुनो, देखो ध्यान से। जो अलीवर्दी खां था इसने एक बात बताई अपने बच्चों को भी और अपने सेनापतियों को भी कि भाई देखो जो अंग्रेज है ना, यदि तुम उनके काम में व्यापार में अड़चन पैदा करोगे तो वो मधुमक्खी के काम करते हैं, यदि हम उन्हें नहीं छेड़ेंगे तो हमें शहद मिलेगा, वो व्यापार करेंगे, उससे हमारे देश का विकास होगा। लेकिन यदि आपने उन्हें छेड़ने का प्रयास किया तो आपको वो डंक मार मार के मार देंगे बेटा। तो कहते हैं कि अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से जो की थी वो किसने की थी? अलीवर्दी खां ने की थी। तो कहते हैं कि अलीवर्दी खां जब मर गया तो इसका जो नाती था फिर ये राजा बना। और अलीवर्दी खां का जो नाती था, जो तीसरा महान साम्राज्य रहा है, उसका नाम कभी मत भूल जाना, उसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला। अब देखो इसके बारे में पढ़ते बड़े महत्वपूर्ण से। सिराजुद्दौला बंगाल के महत्तम राजाओं में से एक रहा है, काफी प्रयास किया सुधारने का और काफी ने सुधारा भी है। तो समझ सिराजुद्दौला ने क्या करा। देखो सिराजुद्दौला के समय की कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा बड़े ध्यान से। देखो जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राजा बनने से पहले पहले बहुत सारे बंगाल पे कब्जा कर लिया था। और जो बंगाल पे इन्होंने कब्जा किया था तो ये बंगाल पे क्या चाहते थे कि कोलकाता शहर इन्होंने बसा लिया था। और जब इन्होंने कोलकाता शहर बसाया था तो ये कोलकाता की किलेबंदी करना चाहते थे। तो ध्यान रखना सिराजुद्दौला के समय में अंग्रेज जो है, अंग्रेज कोलकाता की, कहां की? कोलकाता की किलेबंदी करना चाहते थे। ठीक है, परंतु सिराजुद्दौला ने उन्हें किलेबंदी करने को मना किया। सिराजुद्दौला ने साफ बोला कि भाई देखो बात ऐसी है, तुम किलाबंदी नहीं कर सकते, कोलकाता में यदि तुम्हें व्यापार करना है तो आप कीजिए। लेकिन कहते कि अंग्रेजों से इसने मना किया लेकिन अंग्रेज माने नहीं। अंग्रेजों ने कहा नहीं कि कोलकाता की तो हम किलेबंदी करेंगे। सिराजुद्दौला ने मत करना, मान जाओ तुम, मैं यहाँ का राजा हूं और तुम भी बिना फालतू पिट जाओगे। लेकिन जब अंग्रेज नहीं माने तो कहते कि इसने फिर एक आक्रमण किया, इसने कोलकाता पे हमला कर दिया। कोलकाता पे हमला कर दिया सिराजुद्दौला ने, कोलकाता पे हमला कर दिया बेटा। सिराजुद्दौला ने कोलकाता पे हमला कर दिया, कोलकाता पे हमला कर दिया। और जो जैसे ही इसने हमला किया तो वहां पे कहते हैं कि 146 अंग्रेजों को पकड़ लिया। अंग्रेजों 146 अंग्रेजों को पकड़ा बेटा। और जैसे इन्हें पकड़ा 146 अंग्रेजों को, तो बड़ी बात यह थी कि उनको उसके सेनापति को छोड़कर चला गया कि लीजिए मैंने पकड़ कर ले गया, अब ये किलेबंदी नहीं करेंगे। कहते हैं कि कुछ अंग्रेज फुल्टा द्वीप भाग गए और फुल्टा द्वीप बंगाली खाड़ी में था। हाँ, यही पॉइंट आता बेटा कि कुछ अंग्रेजों ने फुल्टा द्वीप में शरण ली, फुल्टा द्वीप में
सडनली। सडनली का मतलब है कि कुछ अंग्रेज जो है फुलटा द्वीप भाग गए, बाकी को पकड़ लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई, कहते कि 146 अंग्रेजों जब इन्हें पकड़ा था तो उन्हें अपने सैनिकों को देखे निकल गया, और इसे विश्वास यह था कि सैनिक जो है इन्हें सम्मान पूर्वक बैठाएंगे और अंग्रेज माफी मांग लेंगे, फिर इन्हें छोड़ दिया जाएगा तो किलेबंदी का मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन सैनिकों की लापरवाही के कारण 146 अंग्रेजों को एक छोटे से काल कोठरी में बंद कर दिया गया। और काल कोठरी में जब बंद कर दिया गया, जून का महीना था, तो मॉर्निंग में जब देखा गया तो देखा गया कि उनमें से केवल और केवल 23 अंग्रेज जीवित बचे हैं। 146 में से 123 अंग्रेज मर चुके थे। और जब ये मर चुके थे तो इस बात को जो जीवित बचा अंग्रेज था उस अंग्रेज ने बचाया। उस अंग्रेज का नाम था हालवेल। हालवेल बेटा ये भी उन 146 में था लेकिन जिंदा था। इसने एक किताब लिखी जिसका नाम होता है ब्लैक होल। तो इसने ये बोला था कि भाई जब हम काल कोठरी में बंद किए गए थे तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम ब्लैक होल में बंद कर दिए गए हो। किसमें बंद कर दिए गए हो? ब्लैक होल में बंद कर दिए गए हो। तो कहते हैं कि इतनी बात सुन के मद्रास से लॉर्ड क्लाइव और व्हाट्सएप की सेना चलती है कि सिराजुद्दौला ने बहुत गलत किया है, ब्लैक होल जो किया है बहुत गलत किया है, हम बात नहीं मानेंगे। ये इसने हमारे सैनिकों को पकड़ा है। 123 व्यक्ति जून की गर्मी में मर चुके हैं, केवल और केवल 23 ही जीवित बचे हैं। तो वो उससे बदला लेने के लिए कहते हैं कि बंगाल में आ गए। कौन? मद्रास से वाटसन। कौन व्यक्ति है? वाटसन व क्लाइव बंगाल आ गए। और बंगाल जैसे वो आए तो सिराजुद्दौला से उन्होंने कहा कि तुम्हारी गलती नहीं है कि तुमने 146 व्यक्तियों में से उन्हें काल कोठरी बंद कर दिया, आपने सम्मान पूर्वक उन्हें जीने का अधिकार भी नहीं दिया। अंत मोमेंट पे सिराज को बेटा झुकना पड़ा। और झुक के कहते हैं कि सिराज को अलीनगर की संधि करनी पड़ी। कौन सी? अलीनगर की संधि। और जो अलीनगर की संधि थी ये हुई थी 1756 में। और इस संधि में कई बातें लिखी गई थी। जैसे इस संधि में एक बात लिखी गई थी कि अंग्रेज कोलकाता की किलेबंदी कर सकते हैं। किलेबंदी कर सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात जो इस क्रांति में लिखी गई। दूसरी बात लिखी गई कि वो अंग्रेज जो है वो बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। कर मुक्त व्यापार की इन्हें छूट मिल गई कि बंगाल में जो है कर मुक्त व्यापार करेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो थी वो थी कि ये बंगाल के अंदर सिक्के डाल सकते हैं। इन्हें 3 चीज का अधिकार मिल गया। तो अंग्रेजों को लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। लेकिन कहते हैं कि अंग्रेज इसी बात से संतुष्ट नहीं थे। वो किसी भी तरीके से उस सिराजुद्दौला नाम के व्यक्ति को हटाना चाहते थे। वो चाहते थे कि सिराजुद्दौला तूने सही नहीं किया, हमारे 123 व्यक्ति मार के। तो 123 व्यक्ति को मरना तो केवल और केवल एक बहाना था। असली मकसद तो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें जमाना था। 123 व्यक्तियों का मरना केवल एक बहाना था। असली मकसद अंग्रेजों का बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें जमाना था। और इसीलिए उन्होंने षड्यंत्र का सहारा लिया। कहते हैं कि लॉर्ड क्लाइव जो था वो बहुत ही बड़ा षड्यंत्रकारी था। लॉर्ड क्लाइव ने षड्यंत्र रचा। उसे बोलते हैं क्लाइव का षड्यंत्र। क्लाइव का षड्यंत्र। और जैसे ही क्लाइव ने षड्यंत्र रचा तो षड्यंत्र में इसके में शामिल हो गए कुछ व्यक्ति। जैसे इसके षड्यंत्र में शामिल हुई घसीटी बेगम। बेटा ये सिराजुद्दौला की मौसी थी घसीटी बेगम। इसके षड्यंत्र में शामिल हुए शौकत जंग। इसके षड्यंत्र में शामिल हुए राय दुर्लभ। इसके षड्यंत्र में जो शामिल हुए अमीर चंद, जगत सेठ, अमीर चंद। और इन सबके साथ जो एक व्यक्ति में शामिल हुआ जिसका महत्वपूर्ण नाम होता है उसका नाम था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। ठीक है जी। मीर जाफर जो है इस षड्यंत्र में शामिल हो गया।
नाम मीर जाफर। चलो मैं यहां नहीं लिखता हूं इसे को, मैं इसको यहीं लिखने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। तो मीर जाफर, मीर जाफर कहते ही इन लोगों ने षड्यंत्र रचा, और ये सारे के सारे सिराजुद्दौला के दरबार में रहने वाले व्यक्ति है, और ये लॉर्ड क्लाइव के साथ मिल चुके हैं, और लॉर्ड क्लाइव ने इन्हें अपने विश्वास में लिया है कि आप एक तरीके से सिराजुद्दौला को हरवा दो, और खासकर मुख्य सेनापति से, कि एक बार सिराजुद्दौला हार गया तो आप एक काम करना कि आप जो है इस सिंहासन में कोलकाता क्षेत्र में, बंगाल क्षेत्र में अपनी सरकार बना लेना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को ललकारा कि आ जाइए युद्ध लड़ते हैं। सिराजुद्दौला को अच्छे से पता थी कि मेरी सेना बहुत बड़ी है और लॉर्ड क्लाइव कभी नहीं जीत पाएगा। उसे देखो एक युद्ध होता है बेटा, कहते हैं कि वो युद्ध जो होता है उस युद्ध का नाम हुआ है प्लासी का युद्ध। आप समझते हैं प्लासी का युद्ध कैसे हुआ है? प्लासी का युद्ध, और प्लासी का युद्ध हुआ है 23 जून 1757 को। अब देखो इस युद्ध में क्या हुआ है। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को होता है, और इस युद्ध में कहते हैं कि एक तरफ लॉर्ड क्लाइव था, दूसरी ओर सिराजुद्दौला, राय दुर्लभ, जगत सेठ और मीर जाफर थे। इनकी घनघोर लड़ाई हो तो उससे पहले कहते हैं कि मीर जाफर नाम के व्यक्ति जो था ये मुख्य षड्यंत्रकारी था, क्योंकि इसी व्यक्ति ने सिराजुद्दौला के खिलाफ मुख्य षड्यंत्र रचा था, और उसमें सपोर्ट करने वाला व्यक्ति जो अंग्रेज के साथ था उसका नाम लॉर्ड क्लाइव था। कहते हैं कि जब सुबह 11 बजे इस युद्ध की स्टार्टिंग होती है तो कहते हैं कि कुछ सेना सिराजुद्दौला के युद्ध के लिए आती है, कुछ राय दुर्लभ की सेना आती है, लेकिन कुछ ही सैनिक आते हैं, और उसी बीच कहा जाता है कि मीर जाफर जाके सिराजुद्दौला से बोलता है कि आप युद्ध में हार रहे हो। सिराजुद्दौला को जैसे ये पता लगती है तो सिराजुद्दौला सब सेम उसी समय कहते हैं कि एक हाथी में एक पालकी पर बैठकर युद्ध क्षेत्र से भाग जाता है, और जैसे ही सिराजुद्दौला युद्ध क्षेत्र से भागता है तो इसी प्रकार लॉर्ड क्लाइव कहता है कि अब हमने युद्ध जीत लिया है। और जैसे ही लॉर्ड क्लाइव युद्ध जीत के की घोषणा करता है तो उसी समय बोल देते हैं कि बंगाल में अब ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया है, तो बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के तौर पर लॉर्ड क्लाइव को जाना जाता है। जो जानते हैं लॉर्ड क्लाइव को। दूसरी बात है कि जो वेंसीटेंट नाम के अंग्रेज होते हैं वो बोलते हैं कि लॉर्ड क्लाइव जो है ये साम्राज्य का संस्थापक ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण ये सुरक्षा से कोई उत्पन्न है जिसने हमारे लिए स्वर्ण के दरवाजे खोले हैं, हमारे लिए स्वर्ण के दरवाजे खोले हैं। और इस बीच में कहते हैं कि सिराजुद्दौला उसमें युद्ध में हार जाता है, और अंग्रेज चाहते हैं कि अब मीर जाफर राजा बने, लेकिन कहते हैं कि मीर जाफर का जो पुत्र है वो राजा बनने की लालसा रखता है। मीर जाफर भी पुत्र को सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक दिन अचानक से उसकी लाश मिल जाती है, और मजबूरी में मीर जाफर को राजा बनना होता है। और जैसे ही मीर जाफर राजा बनता है वहां से शुरू होती है अंग्रेजों की कठपुतली, क्योंकि मीर जाफर राजा ना होके केवल अंग्रेजों की एक कठपुतली होता है। वहां से वो कहते हैं कि बंगाल की लूट को स्टार्ट करते हैं। तो समझना होगा कि मीर जाफर जैसे राजा बनता है सेम ये एक अंग्रेजों की कठपुतली होता है, और जब अंग्रेजों की कठपुतली होता है तो अंग्रेज इसकी मर्जी अपनी मर्जी से इसके क्षेत्र में लूटते हैं, तो बंगाल की लूट शुरू होती है। वो अंग्रेज कहते हैं मीर जाफर से कि भाई देख हमने तुझे युद्ध में सपोर्ट किया है, तू राजा बना है, इसमें थोड़ा बहुत योगदान हमारा भी है, तो इसलिए तू एक काम कर, पश्चिम बंगाल का 24 परगना, पश्चिम बंगाल का जो 24 परगना क्षेत्र है वो हमको दे दो। तो ये अंग्रेजों को मिल जाता है, लेकिन अंग्रेज इससे ही संतुष्ट नहीं थे, अंग्रेज इससे कुछ ज्यादा चाहते थे, और ये ज्यादा संपत्ति देने में निपुण था नहीं था, और जब जब कहते हैं कि सक्षम नहीं था तो अंग्रेजों ने इस पर एक आरोप लगाया, कहा कि तुम ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हो, तुम डच लोगों से मिल चुके हो और इसलिए तुम्हारा पद से हटना बहुत जरूरी है। इन पर आरोप बढ़ा गया कि इन्होंने जाफर पर यह आरोप लगाया गया कि डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ ये एक षड्यंत्र लगाया, एक षड्यंत्र रचे, और कहते हैं कि इनको हटा के इनको जब पद से हटाया गया तो उसी को वेंसीटोट नाम के व्यक्ति ने बोला कि ये एक बंगाल की क्रांति है। कहां की क्रांति है? बंगाल की क्रांति। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि बंगाल की क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? वेंसीटोट द्वारा किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस तरह का क्वेश्चन है। फिर कहते हैं कि मीर कासिम है उसको बंगाल का शासक बना दिया गया है मीर जाफर की जगह। और यह भी क्वेश्चन बहुत आता है कि बताना जब मीर जाफर जो था उसके बाद किसको राजा बनाया गया था? मीर कासिम को राजा बनाया गया। लेकिन अंग्रेजों की बात वही
कि वो मीर कासिम को विचार रहे थे कि ये हमारी हाथों की कठपुतली बना रहे हैं, लेकिन मीर कासिम इसको बिल्कुल संपूर्ण नहीं था। उसने कहा कि मैं अंग्रेजों की एक बात नहीं मानूंगा, जो भी क्षेत्र में मुझे काम करना है मैं केवल अपने हिसाब से करूंगा। ये किसने बोला? मीर कासिम ने बोला। और जैसे ही मीर कासिम ने ये बोला कि मैं बात नहीं मानूंगा, और ये मीर कासिम उस समय कहते हैं कि 3 राजाओं के पास पहुंच गया। कितने राजाओं के पास पहुंच गया? 3 राजा। ध्यान से देखते हैं, देखो मीर कासिम जो है ये राजा है यहाँ का, और ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है बंगाल। ये बंगाल का राजा है। एक प्रथा अवध, अवध के राजा है सुजाउद्दौला, अवध के सुजाउद्दौला। और एक प्रथा दिल्ली, और दिल्ली में मुगल सम्राट, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, अवध के राजा सुजाउद्दौला। और बंगाल के राजा मीर कासिम ने एक संयुक्त सेना बनाई, और संयुक्त सेना के बनाने के बाद कहा कि आप अब आ जाओ, हम अब 3 राजा अंग्रेजों को नहीं छोड़ेंगे। और अंग्रेजों से फिर एक युद्ध का नाम लिया गया, एक युद्ध लिखा गया जिसे बोलते बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, और बक्सर का युद्ध बोलते हैं कि 22 अक्टूबर को शुरू हुआ है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। इस बक्सर के युद्ध में 2 सेना थी। एक तरफ तो अंग्रेजों की सेना थी। किसकी थी? अंग्रेजों की सेना। और अंग्रेजों की सेना का जो प्रमुख है, वो प्रमुख का नाम है हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की सेना का प्रमुख रहा है। और एक मई हमारे देश के एक संयुक्त सेना थी, जिसमें हमारे देश के 3 राजा थे। संयुक्त सेना उसमें साइड थी। जो संयुक्त सेना है कहते हैं उसमें 3 राजा थे। एक राजा था दिल्ली का, और जो दिल्ली का राजा था उसे बोलते हैं मुगल सम्राट। और जो मुगल सम्राट है उनका नाम था शाह आलम सेकंड। क्या नाम था? शाह आलम सेकंड थे। दूसरी बात साइड बोलते हैं कि फिर एक अवध के राजा थे, अवध के, और जो अवध के राजा थे उनका नाम था सुजाउद्दौला। क्या नाम था? सुजाउद्दौला। और लास्ट में कहते हैं कि एक अंतिम राजा थे, वो बंगाल के थे, और बंगाल के राजा का नाम था मीर कासिम। इन तीनों के सेना ने मिलकर संयुक्त सेना ने कहते हैं कि लॉर्ड हेक्टर मुन्नो से युद्ध किया, और इस युद्ध में ये तीनों संयुक्त सेना जो है इन्हें हार का दर्शन हुए। और जैसे ये हारे तो हेक्टर मुन्नो जीत गया। और हेक्टर मुन्नो जीत साथी अब अंग्रेजों ने कहा कि अब करेंगे हम बंगाल में तांडव, अब होगा तांडव। और बंगाल में तांडव करने के लिए इन्होंने एक नीति चली, उसे बोलते कि इन्होंने एक संधि अपनाई। इन्होंने एक संधि अपनाई, और संधि ये थी कि इन्होंने एक तो की इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि की एक तो इन्होंने, और दूसरी बात की इन्होंने इलाहाबाद की दूसरी संधि, इलाहाबाद की दूसरी संधि। और जो इलाहाबाद की प्रथम संधि थी कहते ये संधि हुई है 12 अगस्त को 1765 को, और ये संधि हुई है 16 अगस्त को 1765 को। ठीक है, देखो अब हुआ क्या था, एक बात तो समझना। जब ये हार गए थे ना, तो उन्होंने इस राजा को कुछ नहीं कहा, कहा कि तू अच्छा राजा है, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। इस राजा को कुछ नहीं कहा भाई, लेकिन मीर कासिम को उन्होंने मार डाला। और मीर कासिम के स्थान पर उन्होंने एक व्यक्ति का राजा बनाया जिसका नाम था नजमुद्दौला, और कहा कि नजमुद्दौला अब सुन, जो हम कहेंगे तुझे वो करना है। तो कहते हैं उन्होंने प्रथम जब संधि की तो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई, और इस संधि में बोला गया, ये संधि हुई शाह आलम, 1 मई तो शाह आलम है, प्लस 1 मई नजमुद्दौला है। ठीक है, और इधर की साइड में है लॉर्ड क्लाइव। और सिंधी में क्या बातें लिखी गई? बड़ी बात पर बोला गया कि देखो शाह आलम, तुझे अपने यहां पर तू अच्छा राजा था इसलिए हम तुझे छोड़ रहे हैं, तुझे कुछ नहीं करना। तुझे 26 लाख रुपए वार्षिक मिलेंगे पेंशन के रूप में, 26 लाख रुपए वार्षिक मिलेंगे। अब दिल्ली में हमारा कब्जा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 26 लाख रुपए वार्षिक मिले, किसको मिले? शाह आलम सेकंड को मिले। दूसरी बात कहते हैं कि नजमुद्दौला के पास, किसके पास? नजमुद्दौला के पास कुछ क्षेत्र था। नजमुद्दौला से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां नजमुद्दौला ना लिख के हम लिखेंगे सुजाउद्दौला। हम मिस्टेक हो गई भाई, सुजाउद्दौला। कहा है कि सुजाउद्दौला से 2 क्षेत्र लिए। सुजाउद्दौला से लिए इन्होंने कड़ा व मानिकपुर, और कड़ा और मानिकपुर देखे, कहते हैं कि कड़ा और मानिकपुर जो है इन्होंने शाह आलम को दिलवा दिए। शाह आलम को, क्योंकि वो शाह आलम नहीं थे, वो तो अंग्रेज थे रियलिटी में, शाह आलम को दिलवा दिए। तीसरी बात है कि बंगाल में इन्हें द्वैत शासन शुरू करा। कौन शासन? द्वैत शासन इन्होंने शुरू करा। ये इस संधि में हुआ, प्रथम संधि में। और दूसरी संधि जो हुई है
ये हुई है नजमुद्दौला के बीच में और प्लस बंगाल के राजा के बीच में। और नजमुद्दौला यहां बोल पाए, लग नहीं रहा। बंगाल मतलब नजमुद्दौला ही था, और एक थे अवध के अंग्रेज जो जिनका नाम था लॉर्ड किलाई। तो इनके बीच में संधि हुई। इस संधि में क्या बातें हुई वो बड़े महत्वपूर्ण समझनी है आपको बहुत अच्छे से। देखो इस संधि में क्या हुआ है, बड़े ध्यान से। इलाहाबाद की जो संधि में सुजाउद्दौला और लाल किला के बीच में हुई है, और राजा के खर्च पर अवध में एक सेना रखी जाएगी, और अवध में कर मुक्त व्यापार का अधिकार दिया गया। और इस अधिकार के बाद बोलते हैं कि अंतिम जो सम्राट हुए बंगाल के, उनका नाम हुआ मुबारकोदौला। क्या नाम था? मुबारकोदौला। ठीक है जी। तो आपको लगना चाहिए अपना ये अवध कंप्लीट हो गया है। कल को नेक्स्ट हम वंश पढ़ेंगे, कल को हम मराठा वंश पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आप लाइक कीजिए, और कल को पढ़ेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस प्रकार से मुगल राजाओं की देर में, जो बोलते हैं कि औरंगजेब की नाक में दम कर दिया था, किस प्रकार से बाजीराव मस्तानी ने हमारे भारत पे कब्जा किया था। कल को पढ़ेंगे। आज क्लास खत्म हो गया। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।